नमस्कार, जीएस गैलेक्सी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, नए बैच की जो एक डिक्लेरेशन है वो हो चुकी है। 20 अप्रैल से हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच शुरू करने जा रहे हैं। लाइव बैच है। इसमें जैसे पिछले साल हम लोगों ने किया हुआ था, लाइव क्लासेस में आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे सीधे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसे हम लोग हर यूनिट के कंप्लीट होने पे 30 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को पिछले साल भी लाइव ही प्रैक्टिस किया जाता था कि उसका वे ऑफ अप्रोच क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें इस बैच में भी रहेगी। पिछला बैच लगभग 15 महीना तक चला था, एक मैराथन क्लासेस चली थी। थोड़ा सा बच्चों में लग भी रहा था कि एक्सेस वो खींच रहा है, लेकिन वो ज़रूरी है। ऑप्शनल में सारा जो विश्लेषण का जो विश्लेषणात्मक आपकी क्षमता होती है, एनालिटिकल अप्रोच होता है, उसे ही डेवलप करना होता है। फ़ी के बारे में भी आप लोग को पहले बता दिया गया है। पिछले साल 20,000 फीस थी। फ़ी में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किया गया है, एज यूजुअल फ़ी है। फ्लेक्सिबल मोड में लाया गया है। 6 मंथ का जो फ़ी है वो 12,000 रुपीज़ है। अगर कोर्स स्टार्ट होने से पहले आप ज्वाइन करते हैं तो 10,000 रुपीज़ फ़ी है। उसमें लास्ट ईयर के भी रिकॉर्डेड वीडियो का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा और इस साल की भी जो लाइव क्लासेस चलेंगे उसे भी आप जो है एक्सेस कर सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। पिछले क्लास लेक्चर में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हिस्ट्री ऑप्शनल का वे ऑफ अप्रोच क्या होना चाहिए। आज जो हम लोग के चर्चा की विषय वस्तु होगा कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल सबसे बड़े सिलेबस के रूप में है, जैसा कि इसके बारे में एक प्रिजुडिस है या इसके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है। नो डाउट अगर सिलेबस को गो थ्रू करेंगे तो उसमें सबसे बड़े सिलेबस के रूप में ये आपको दिखेगा भी। क्योंकि सिंस द स्टोन एज का एक टॉपिक कर सकते हैं। यूजुअली ये एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन वहाँ पर भी हम लोग एक क्विक जो है उसका ओवरव्यू लेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड क्या था, मेसोलिथिक पीरियड क्या था और नियोलिथिक पीरियड क्या था। उसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप वेल डेवलप वे में सिलेबस को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से ले करके और आपको अराउंड जो है नेहरूवियन एरा और वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो कोल्ड वॉर एरा या पोस्ट कोल्ड वॉर में जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, यूएसए के द्वारा जो आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रसिया यूनिपोलर वर्ल्ड क्रिएट किया जाता है, वहाँ तक आपको देखना होता है। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का सबसे अच्छा पहलू आप ये कह सकते हैं कि इसका सिलेबस जो है वो वेल डिफाइन है। उसके हर चीज़ को जो है वेल डिफाइन किया गया है, लेकिन दिखता कुछ और है। जितना बड़ा सिलेबस ये आपको दिखता है उतना बड़ा ये सिलेबस है नहीं, बल्कि ये ऑप्शनल में सबसे छोटे सिलेबस के रूप में आता है। कैसे आता है उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया हुआ था। आज उसी चीज को मैं बताने का प्रयास करूंगा। हिस्ट्री ऑप्शनल का पेपर 1 का अगर सिलेबस देखा जाए तो पेपर 1 के सिलेबस में आप कहां से शुरू करते हैं? यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज, पाषाण काल से कहानी शुरू होती है। अब पाषाण काल के बाद फिर कौन सा एज आता है? ताम्र पाषाण काल आएगा, ताम्र पाषाण काल आएगा। देन आफ्टर सिंधु घाटी की सभ्यता आएगी, सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद फिर कौन सा यूनिट आता है? वैदिक काल आता है, वैदिक काल आता है। वैदिक काल 2 पार्ट में बटा हुआ है। ऋग्वैदिक काल आएगा और देन आफ्टर उत्तर वैदिक काल आएगा। वैदिक काल के बाद फिर कौन सा यूनिट है? महाजनपद काल है, महाजनपद काल है, या इसे आप प्री मौर्यन एज के रूप में भी देख सकते हैं। इसके बाद फिर मौर्य साम्राज्य, द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य। देन आफ्टर मौर्योत्तर काल आता है, मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल के बाद फिर 2 और यूनिट एंशिएंट में आपके आएंगे, गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, गुप्ता एज एंड पोस्ट गुप्ता एज।
तो ये तो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस हो गया। अगर ये पेपर 1 में आपका जो खंड 1 होता है, सेक्शन ए है, उसका सिलेबस है। सेक्शन बी में आएंगे जो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है, वो कंपैरेटिवली इससे छोटा है। यहाँ पर 1-2 यूनिट और आप ऐड कर सकते हैं, या उससे हम लोग एक ही पे यहीं पे लेके देख लिया जाएगा। सबसे पहला यूनिट जो मध्य काल में आपका आएगा वो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री आएगा, पूर्व मध्य काल है, वो पूर्व मध्य काल है। इसके बाद अगला जो यूनिट आएगा वह सल्तनत काल है, वह सल्तनत काल है। देन आफ्टर मुगल वंश है, मुगल वंश है। इसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन, भक्ति और सूफी आंदोलन। देन आफ्टर एक 18th सेंचुरी आता है, वो मुगल वंश में ही हम लोग मुगल वंश का पतन का जो कारण देखा जाएगा, तो उसी पतन के कारण में जो राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स होता है उसे भी कवर अप किया जाएगा। फिर उसके बाद भक्ति और सूफी आंदोलन आता है। यहाँ का जो 1-2 यूनिट कहा जा रहा था, इसे एक ही बार में हम लोग करते हैं और उस यूनिट का नाम हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास। अब दक्षिण भारत का इतिहास में पूरा एक साथ में, चूंकि पेपर 1 का ही ये सारा मुद्दा है, तो पेपर 1 का एंटायर साउथ इंडिया को लिया जाएगा और इसमें महासमीर संस्कृति हो जाएगा, मेगालिथिक कल्चर हो जाएगा, महासमीर संस्कृति। देन आफ्टर मेगालिथिक कल्चर के बाद जो दूसरा आपका होगा वह संगम एज हो जाएगा, संगम युग हो जाएगा। देन आफ्टर वाकाटक वंश रहता है। गुप्त काल में आप आएंगे तो वहां पर चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य रहते हैं, उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का जो विवाह किया था वो वाकाटक वंश में किया था। तो साउथ इंडिया में महाराष्ट्र के रीजन में वाकाटक वंश आ जाएंगे। साउथ इंडिया में एक और आते हैं, सातवाहन आते हैं, तो सातवाहनों को हम लोग यहाँ पे कवर अप कर लेंगे। मौर्योत्तर काल में जो पोस्ट मौर्यन इंडिया है वहां पे कर लिया जाएगा। वाकाटक वंश के बाद फिर पल्लव वंश, पल्लव वंश। देन आफ्टर राष्ट्रकूट वंश। देन आफ्टर चोल वंश, चोल वंश। देन आफ्टर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य। यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, प्री में भी अगर आप देखेंगे तो विजयनगर से वो यूजुअली हर अल्टरनेट ईयर पे क्वेश्चंस पूछते हैं। मेंस में भी इन्होंने कृष्णदेवराय पे फुल क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य, इन लोगों ने भी रायचूर दोआब के लिए 200 वर्षों तक फाइट किया हुआ था। तो एक टसल था, एक एज ऑफ टसल के रूप में है। देन आफ्टर जो लास्ट हम लोग का साउथ इंडिया में टॉपिक आएगा वह मराठा वंश या मराठा और छत्रपति शिवाजी महाराज। तो अब देखिए सिलेबस आपको देख करके लग रहा है कि पेपर 1 का इतना बड़ा सिलेबस है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं एंशिएंट वाले में, बौद्ध और जैन धर्म या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन। अब बच्चों एक चीज आप लोग को जो समझना चाहिए कि जितना सिलेबस मैंने लिखा हुआ है ये ऑप्शनल का सिलेबस मैं लिखा हूं। सपोज दैट आप लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, सपोज दैट कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल अभी नहीं रखे हुए हैं, तब भी आप जाकर के देखिएगा एंटायर सिलेबस आपको जीएस के प्री में भी पढ़ना है और एंटायर सिलेबस आपको जीएस मेंस में, जितना मैंने लिखा हुआ है ईच एंड एवरी टॉपिक आपको जीएस प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है।
अगर प्री की बात किया जाए तो लगभग 15 से 18 प्रश्न आपके हिस्ट्री से हो जाते हैं, इसलिए हिस्ट्री पर एक कमांडिंग पोजीशन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों कमांडिंग पोजीशन रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कमांडिंग पोजीशन में हिस्ट्री नहीं है तो यहाँ के क्वेश्चंस गलत बहुत ज़्यादा होते हैं। आप वहाँ पर अगर एक बार ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, हो जाएगा। आप पॉलिटी में भी कुछ फंडामेंटल चीज़ों को अगर क्लियर कर लिए हैं तो वहाँ से भी वो हो जाता है। लेकिन हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर का नाम सुनते ही, आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक का नाम सुनते ही अच्छे स्टूडेंट्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। तो इसके लिए आप एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार 4 बार आप लोग पढ़ते हैं, देन आफ्टर नितिन सिंघानिया को पढ़ते हैं। जब आप उस पर कमांडिंग पोजीशन करने के लिए इतने डीप में जा ही रहे हैं तो क्यों न इसे ऑप्शनल के रूप में अपना लिया जाए कि प्री में 15 से 18 क्वेश्चन तो आपके उसमें ग्रिप में आ ही जाएंगे, ठीक है। और 15 से 18 क्वेश्चंस अगर आपके ग्रिप में है तो ये आपको एक एज दे देता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आईएएस के साथ साथ पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं। अगर बिहार पीसीएस की बात किया जाए तो बिहार पीसीएस में आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 150 प्रश्नों में से लगभग 40 प्रश्न हिस्ट्री से होते हैं। लगभग जो है 36 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो हिस्ट्री से होते ही होते हैं। तो वहाँ पर भी जो लड़के 1-2 साल आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं, फिर अगर नहीं क्रैक हो पा रहा है तो पीसीएस की तरफ मुड़ जाते हैं, वहाँ भी अगर एज ए ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है तो वो उन सारे कंपटीशन में भी आपको हमेशा एज पर हमेशा बढ़त पे रखेगा। अब इसके अलावा अगर बात किया जाए कि ये तो प्री का पहलू है, अगर आप ऑप्शनल के दृष्टिकोण से सिलेबस वही है, बस केवल आपको थोड़ा डीप में जाकर के क्वेश्चंस को करना है। जब आप ऑप्शनल के लेवल पे इनको कर ले जाते हैं तो जीएस पेपर 1 जो है, मेंस में जो जीएस पेपर 1 है वहाँ पर लगभग 80 से 90 नंबर जो है 80 to 90 मार्क्स आपके कवर में आ जाता है, ठीक है। तो कहने के लिए आप 500 का हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार कर रहे होते हैं, जबकि ये 500 में ही आपको सपोर्ट नहीं करता है। ये प्री और मेंस में आकर के लगभग आप देखेंगे 700 750 नंबर का ये हो जाता है। तो पहला मुद्दा तो ये हो गया कि ये किस तरीके से स्कोरिंग है, जो वीडियो का टाइटल रखा गया है कि सबसे बड़ा सिलेबस नहीं, सबसे छोटा और सबसे स्कोरिंग। तो स्कोरिंग में आपको दिख गया है कि ऑप्शनल में स्कोर तो देगा ही देगा, प्लस आपको मेंस में, जीएस में भी और प्री में भी ये हमेशा एक एज पर या एक हमेशा आपको आगे बढ़त दिया रहेगा। अब जो जिस मुद्दे को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्या हिस्ट्री सिलेबस सही मायनों में सबसे छोटा है, या बैच को प्रमोट करने के लिए ऐसा जो है एक ऑरा बनाया जा रहा है, एक उस तरीके से वो किया जा रहा है कि नहीं जो है ये सबसे छोटा है। बिलीव मी छात्रों, बिलीव मी मतलब विश्वास करने की वो चीज़ें, या अभी मैं कुछ वो एग्जाम्पल के साथ शो करता हूँ कि ये सही में सबसे छोटा सिलेबस है। अगर जो जैसे कोडिंग को अगर डी कोडिंग करेंगे ना तो चीज़ें उभर करके आ जाती हैं, तो यू हैव टू ओनली पुश आउट दैट हाउ दिस इज द वन ऑफ द शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट सिलेबस ऑफ ऑप्शनल। अब आइए अगर इतिहास पे हम लोग बात किया जाए तो इतिहास की जो इमारत बनता है, इतिहास की जो अपना एक इमारत बनता है वो लगभग 4-5 पिलर पे बनता है, उसके अलावा हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। तो वो कौन सी पिलर है जिसपे इतिहास की इमारत बनता है? पहला तो उस समय काल की राजनीतिक दशा, दूसरा उस समय काल की प्रशासनिक दशा, देन आफ्टर उस समय विशेष की सामाजिक दशा, देन उस समय काल की आर्थिक दशा एंड उस समय काल की धार्मिक सांस्कृतिक दशा, धार्मिक सांस्कृतिक दशा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का पूरा जो है वो पिलर है जिस पे हिस्ट्री की अपनी इमारत खड़ी होती है।
तो इसको मिला करके अगर किसी भी कालखंड विशेष का इन चीजों को आप मिला देते हैं तो वहां से फिर क्या होता है, इतिहास विषय का निर्माण होता है, इतिहास विषय बन करके उभरता है। अब देखिए कैसे सबसे छोटे सिलेबस के रूप में होता जाएगा, अभी उसका एक एग्जांपल देता हूं। अब आप कोई भी जो सेगमेंट देखेंगे उसे अगर ठीक ठाक यूनिट है तो इसी वे में देखा जाएगा, अगर बहुत ही छोटा यूनिट है तो इस मतलब कि छोटा और बड़ा यूनिट से कुछ लेना देना नहीं है। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं या जो लिटरेरी सोर्सेस मिलते हैं वो उसके बारे में क्या बताते हैं, अगर अवेलेबल है तो वहां पर आप किसी भी कालखंड को इस नजरिए से देखेंगे। अगर उस समय काल विशेष को जानने के लिए लैक ऑफ सोर्सेस है, स्रोत की कमी है, तो फिर हम लोग इतना हॉलिस्टिक वे में हमको वहां के बारे में जानकारी नहीं मिलता है। सपोज दैट अगर स्टोन एज के बारे में बात किया जाए तो स्टोन एज में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो है ही नहीं, कोई लिटरेरी एविडेंस तो है ही नहीं, जो भी एविडेंसेस हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। अब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में भी केवल स्टोन है, स्टोन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टोन टूल्स, दिस इज कॉल्ड दैट स्टोन एज। तो केवल स्टोन जो टूल्स मिले हुए हैं उसके बिहाफ पर पे अज्यूम करना होता है कि ये ऐसा रहा होगा, ये ऐसा रहा होगा। तो इसलिए, और चूंकि वो प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, प्राथमिक मानव थे, इसलिए जो है उनके अपने जो है वेल इवॉल्व्ड उनके अपने सोशियो रिलीजियस सेंटिमेंट्स नहीं दिखते हैं, वो प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं। तो पाषाण काल में हम लोग नहीं देखेंगे कि उस काल की धार्मिक दशा क्या थी, उस काल की आर्थिक दशा क्या थी। दे वर द प्रिमिटिव ह्यूमंस, वाइल्ड लाइफ की तरह रहते थे। नियोलिथिक एज में आकर के कपड़ा पहनना शुरू करते हैं, खेती करना शुरू करते हैं, डोमेस्टिकेशन की प्रैक्टिसेस शुरू करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर छोटा यूनिट है तब तो आपको इतना भी हॉलिस्टिक नहीं होना है, इतना ज़्यादा नहीं फैलना है। अगर बड़ा यूनिट है तो हर यूनिट को आप इसी वे में, जैसे वैदिक काल है, वैदिक काल की आर्थिक राजनीतिक दशा कैसी थी, प्रशासनिक दशा कैसी थी, सो ऑन, इसी तरीके से वे में बढ़ा जाएगा। मौर्य काल है, मौर्य काल में राजनीतिक दशा में वो तीनों शासक आ जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएंगे, बिंदुसार आ जाएंगे एंड अशोका द ग्रेट आ जाएंगे। फिर मौर्यंस की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन कैसी है, उनकी सोशल कंडीशन कैसा है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है, उनका रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड क्या है। गुप्त काल में आएंगे, गुप्त काल को भी ऐसे ही लेके चला जाएगा, मीन्स कि ये एकदम से एक एक पेज में यूनिट हो जाएगा, एक एक पेज में आपका यूनिट हो जाएगा, और इतने सरल तरीके से आपको किसी ऑप्शनल में भी देखने को विषय वस्तु नहीं मिलेगा। अभी मैं देख करके वो पिछला वीडियो भी अगर आप लोग देखे होंगे तो वहां भी इसके बारे में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया हुआ था कि अगर लिखना तो आपको 200 and 250 वर्ड्स में ही आंसर है ना। तो when you are going to approach your answer in within the 200 words or within the 250 words, तो वहां पर बहुत इधर उधर की बातें, आप नॉलेज बहुत इधर उधर की गेन कर सकते हैं। आप 5 राइटर पढ़ सकते हैं ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी ड्रॉबैक है, एक ही राइटर को पढ़िए, 5 बार पढ़िए, ये रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो आपको एक राइटर को अगर 3-4 बार भी पढ़ रहे हैं, सपोज दैट आप उपिंदर सिंह को पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपने उपिंदर सिंह को या रोमिला थापर को या रामचरण शर्मा को आपने प्रीफर किया है, तो आप 400 पेज से लेकर के 700-800 पेज की किताब पढ़ रहे हैं, नो मैटर कि आपका नॉलेज कितना है, बट आपको एग्जाम में क्या करना है, वो भी फुल क्वेश्चंस बहुत कम बनता है। वो अगर आएंगे भी ना तो सामाजिक दशा में वो या राजनीतिक दशा में या एडमिनिस्ट्रेटिव अगर इंस्टीट्यूशंस पे आते हैं तो प्रशासनिक संस्था पे आएंगे तो सभा और समिति पे आपको निबंध लिखने के लिए कहेंगे। देन आफ्टर सोशल में आएंगे तो महिलाओं की दशा के बारे में या शूद्रों की दशा के बारे में चर्चा करने के लिए बोलेंगे। तो जब लिखना 200-250 वर्ड में ही है तो एक तो पहले इंटरलिंकिंग अप्रोच क्रिएट कीजिए, इंटरलिंकिंग अप्रोच क्रिएट कीजिए, देन आफ्टर जो है आप उससे जो है सिलेबस को तैयार करते चलिए। तो पहले तो हम लोग यूनिट वाइज चलेंगे, इस तरीके से सिलेबस को अप्रोच किया जाएगा और 0 से लेकर के चला जाता है। तो आपको एक इस तरीके से कंफर्ट जोन में लाया जाता है कि जो बच्चा हिस्ट्री कभी नहीं भी पढ़ा है, जिसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड ही नहीं है, इवन वो साइंस बैकग्राउंड से है या टेक्नोक्रेट बैकग्राउंड से है, तब भी उसे हिस्ट्री ऑप्शनल में कोई भी
असहजता महसूस ना हो। जैसे मैंने बिहार पीसीएस में बताया था लास्ट टाइम, श्रेयांश त्रिपाठी जो रहते हैं वो बीटेक के स्टूडेंट रहते हैं, पूरे बिहार पीसीएस में टॉप करते हैं विद हिस्ट्री ऑप्शनल। तो कैसे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का लड़का हिस्ट्री ऑप्शनल तैयार कर लिया? तो एक कॉम्प्रिहेंशन लेवल होना चाहिए, समझ का स्तर होना चाहिए। अगर चीज़ों को बेसिक लेवल पे आपको किया जाए तो वो बिल्कुल समझ में आएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ठीक है कि यूनिट वाइज हम लोग जब चैप्टर को किया जाएगा तो आपको करना क्या है, एक पेज उठाना है और जो जो यूनिट मैंने पढ़ाया है, सपोज दैट सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने एक जगह पे राजनीतिक दशा बताया, फिर उसके 10-15 पेज के बाद जो है वैदिक काल में बताया, फिर उसके बाद महाजनपद काल, मौर्य काल, सो ऑन। अब आप इंड में आते आते क्या करेंगे कि इंड में आते आते आप एक पेज पे राजनीतिक दशा उठाएंगे, प्राचीन काल की राजनीतिक दशा, और वहां पर एक चार्ट क्रिएट करके पूरे एंशिएंट एज को एक बार में कर लेंगे। तो इससे होगा क्या कि वो समराइज हो के पूरा सिलेबस आपका, मतलब ये जो पिलर है राजनीतिक दशा, एक पेज में आपका कॉन्सेप्ट भी क्रिएट हो गया, एक पेज के अंदर ही आपका पूरा इंटरलिंकिंग अप्रोच भी हो गया, और इसी एक पेज के साथ आप इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। फिर वही चीजें आपको एक पेज में पूरे प्राचीन काल का प्रशासनिक दशा करना होगा, सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, धार्मिक दशा। तो कहां से बड़ा हुआ भाई, अगर पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपका 5-6 पेज में कवर अप हो जा रहा है, तो हाउ वी आर एबल टू से दैट दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिलेबस। ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा सिलेबस है? किसी अदर सब्जेक्ट के साथ मुझे ये बता करके बताइए कि इतना ज़्यादा सिमिलरिटीज या इतना ज़्यादा थीम या इतना ज़्यादा इंटरकनेक्शन मिलेगा। कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसके हर यूनिट को आप इसी दृष्टिकोण से पढ़ेंगे। तो अब होगा क्या कि बस केवल फैक्ट चेंज होगा, उस यूनिट का फैक्ट चेंज होगा और स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा। अगर आइए अब एक एग्जांपल उठाते हैं। मैं कहूं कि मौर्य वंश के पतन के कारणों की पहचान कीजिए, या मौर्य वंश के व्हाट वेयर दोज रीजंस व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, या आगे हम कह सकते हैं व्हाट वेयर दोज रीजन व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द सल्तनत एज, या गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे, या मुगल वंश के पतन के क्या कारण थे। क्वेश्चन कोई भी हो, स्ट्रक्चर उसका सेम होगा, बस आपको वहां पर कंटेंट कॉम्पिटेंस जो है, कंटेंट को चेंज करते जाना है। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। टॉपिक है हम लोगों का मौर्य वंश का ऑब्लिग गुप्त वंश का ऑब्लिग मुगल वंश का पतन। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया कि मौर्य वंश के पतन के, इसी तरह से वो पूछते भी हैं, मौर्य वंश के पतन के कारणों पे पहचान कीजिए, 2-3 साल के बाद गुप्त वंश के पतन के कारणों की पहचान कीजिए, 2-3 साल के बाद मुगल वंश या सो ऑन सल्तनत काल के पतन के कारणों की पहचान कीजिए। अब एक पेज में कैसे आपका एंटायर एक जो है पेपर ही कंप्लीट होता है, उसी को समझने का एक मैं इंसाइट आपको दे रहा हूं कि नॉलेज आपको चाहे जितना भी हो, अल्टीमेटली परफॉर्म करना है विद इन वर्ड लिमिट्स में, और जब विद इन वर्ड लिमिट्स में आपको परफॉर्म करना है तो उसका एक वेल डिजाइन स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, उसका एक थॉरो स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। तो पतन के कारण पे अगर बात किया जाए तो पतन का एक आपको आंतरिक कारण दिखेगा, पतन का एक आंतरिक कारण दिखेगा, और दूसरा पतन का बाह्य कारण दिखेगा। इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मौर्य वंश का पतन अगर पूछे तब भी आंतरिक और बाह्य करेंगे, गुप्त वंश का पतन पूछे तब भी आंतरिक और बाह्य करेंगे, और मुगल वंश का पतन पूछे तब भी आंतरिक और बाह्य करेंगे।
अब यहां पे आंतरिक कारण में आप आएंगे तो किसी भी वंश के पतन का राजनीतिक कारण होगा, राजनीतिक कारक होगा। देन आफ्टर उसके पतन का प्रशासनिक कारण होगा, प्रशासनिक कारण होगा। देन उसके पतन का आर्थिक कारक होगा। किसी एक आंक में अगर चाहें तो धार्मिक कारण भी दिया जा सकता है, धार्मिक कारक भी दिया जा सकता है। अब किसी का भी, जैसे मौर्य का, मुगल का और मैं गुप्त का वो लेकर के चल रहा हूं, राजनीतिक कारण में आपका कौन सा कारण आ जाएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन पूछा है वहां पे आप ये पॉइंट दे सकते हैं। वीकर सक्सेसर, कमजोर उत्तराधिकारी, कमजोर उत्तराधिकारी, वीकर सक्सेसर। तो वीकर सक्सेसर में कौन है? मौर्यों की अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश का पतन जो है कमजोर उत्तराधिकारियों का, सम्राट अशोक के मरने के बाद कमजोर उत्तराधिकारियों का दौर शुरू होता है और वह अंततोगत्वा जो है इस वंश के पतन का कारण। अगर कमजोर उत्तराधिकारी नहीं रहते तो फिर पतन क्यों होता भाई? तब तो जैसे एज यूजुअल चल रहा था वैसे ही चलता रहता ना। देन आफ्टर मुगलों में स्कंदगुप्त के बाद एक माइटी जो है सीरीज चलती है, माइटी रूलर की सीरीज चलती है, चंद्रगुप्त प्रथम से लेकर के समुद्रगुप्त रहेंगे। देन आफ्टर जो है समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रहेंगे, फिर कुमारगुप्त रहेंगे, फिर स्कंदगुप्त रहेंगे। स्कंदगुप्त के बाद कमजोर उत्तराधिकारी आएंगे और कमजोर उत्तराधिकारियों ने इन्हें ले डूबा। अगर मुगल वंश की बात किया जाए तो मुगल वंश में भी आपको फिर वही कहानी दिखेगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वीकर सक्सेसर का दौर शुरू होता है, बहादुर शाह प्रथम से कहानी शुरू होगी और छोटे छोटे राजाओं से होते हुए जहादर शाह, फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर से, मतलब बहादुर शाह फर्स्ट से कहानी शुरू हुआ और बहादुर शाह सेकेंड, या उन्हें जफर भी कहा जाता था, बहादुर शाह जफर, उन पर आकर खत्म हो जाएगा। कमजोर उत्तराधिकारी सब में आपको कॉमन मिल रहा है, इसीलिए इस वंश का पतन हुआ। अब स्ट्रक्चर सेम है। सबसे छोटा सिलेबस कैसे हो गया कि आपके नोट्स कैसे होने चाहिए, कैसे आप मेंस में जब आप लिख रहे हैं तो आपको कैसे ये होना चाहिए कि 60% प्लस मार्क्स आप गेन करेंगे। तो यहां पर बस कंटेंट कॉम्पिटेंस बदल रहा है, जो फैक्ट है, फैक्चुअल डेटा है, वो बदल रहे हैं। अब इसी के साथ हम लोग देखा जाए प्रशासनिक कारण क्या है। आज भी कहा जाता है कि भारत की सफलता, भारत एक राष्ट्र के रूप में सफल होगा या भारत एक राष्ट्र के रूप में विफल होगा। सफल होने के भी बहुत सारे कारक हमारे देश में मौजूद हैं और एक राष्ट्र के रूप में विफल होने के भी बहुत सारे कारक या बहुत सारे पुशिंग फैक्टर यहाँ पे मौजूद हैं। तो असफल होने में क्या है? क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, संप्रदायवाद है, दुनिया का जितना भी वाद है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अगर प्रशासनिक मशीनरी डायनेमिक नहीं है, अगर ब्यूरोक्रेसी जो है डायनेमिक नहीं है, तो क्या होगा? उस देश का पतन हो जाएगा, उस राष्ट्र का पतन हो जाएगा। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो डायनेमिक है, गतिशील है, तो वहां पर क्या होगा? वह राष्ट्र नित्य नए विकास की कहानी लिखता जाएगा। तो वो चीजें हर जगह पे आपको मिलेगा। जैसे इनकी मौर्य वंश में जो है भारी भरकम जो इनकी हैवी ब्यूरोक्रेसी रहती है, दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। उस जमाने में प्राचीन काल में इतनी भारी भरकम नौकरशाही, जहां पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ हैं और 27 अध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है। सेंट्रलाइजेशन जो था, प्रशासन का जो केंद्रीकरण था वो बहुत ज़्यादा था। कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन के उसमें जो है ऑटोनॉमस जो है वो चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, जो पतन का कारण बनती हैं। गुप्त काल के अगर पतन की बात किया जाए तो प्रशासन में उस समय क्या आ गया था? प्रशासन में फ्यूडल एलिमेंट्स आ गए थे, सामंती तत्व आ गए थे और सामंती तत्व के कारण क्या होता है? जो छोटे छोटे रीजनल वो रहते हैं, चीफ्टेन उन्हें कहेंगे, सरदार रहेंगे या छोटे छोटे जो सैन्य अधिकारी रहेंगे,
वो लोग एक सेमी कह सकते हैं इंडिपेंडेंट या एक ऑटोनॉमस बॉडी की तरह बिहेव करना शुरू करते हैं। केंद्र का नियंत्रण जो है वो प्रशासन पे कमजोर होता जाता है और वही गुप्तों के पतन का कारण बनता है। मुगल वंश के पतन का कारण कहा जाए तो मुगलों के प्रशासन में जो जागीरदारी संकट था, जागीरदारी क्राइसिस वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है आप एक पेज में अपने आंसर को बना सकते हैं। धार्मिक कारण में जो एम्परर अशोका रहते हैं, एम्परर अशोका की जो पीसफुल वो रहती है, अत्यधिक शांतिवादी जो उनकी धम्म नीति रहती है, वो इनके पतन का कारण बनता है। ठीक है, फिर वही भारत में जो नॉन वायलेंस का आप कह सकते हैं, भारत के जो भी धर्म है वो अहिंसा का अतिशय प्रचार प्रसार करते थे और अहिंसा के अतिशय प्रचार प्रसार के कारण जो है प्रशासनिक क्षमता या सैन्य क्षमता ये जो है वो कुंद होती है और वो पतन का कारण बनता है। आर्थिक कारण में बच्चों, जब तक ढोल का पोल नहीं रहेगा तब तक किसी का पतन हो ही नहीं सकता। आप स्वयं अपने लेवल पर भी देख सकते हैं कि अगर आप इकोनॉमिकली मजबूत हैं तो आपका पतन हो ही नहीं सकता है। मीन्स कि जो कहा जा सकता है ना कि आपका एक, आप माल्या के ही केस में देख लीजिए या नीरव मोदी के केस में देख लीजिए, तो जब आर्थिक रूप से दिवालियापन के कगार पे आते हैं तो वो एक्सपोज होते हैं और एक्सपोज होते हैं तो उनके आप उसको देख सकते हैं कि अंततः उनको देश छोड़ करके भागना पड़ा। तो वही चीज़ें हैं कि आर्थिक कारण जो है, अर्थव्यवस्था, आर्थिक बदहाली जो रहती है या कमज़ोर जो अर्थव्यवस्था रहती है वो इनके पतन का कारण बनता है। अब आगे अगर देखा जाए भाई कि पतन का कारण हम लोग देखा जा रहा है तो इसमें बाह्य कारण क्या भूमिका निभा सकता है। पतन तो उस वंश का अपने देश के अंदर हो रहा है, तो उसमें आउटर फैक्टर कैसे रिस्पॉन्सिबल है पतन के लिए। तो आउटर फैक्टर में भारत पे जब जब विदेशियों का आक्रमण हुआ है तभी तभी इनका आकर के अपना पतन हुआ है। जब जब विदेशियों का फॉरेन इन्वेजन हुआ है, देन आफ्टर दे लेड टू द डिक्लाइन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी। तो पतन के कारणों में बाह्य कारण को देंगे, एक्सटर्नल फैक्टर को देंगे और इस एक्सटर्नल फैक्टर में आप बताएंगे, जैसे मौर्य वंश की अगर बात किया जाए तो मौर्य वंश में किसका आक्रमण होता है, इंडो ग्रीक का अटैक होता है। इंडो ग्रीक का ये हिंद यमन शासकों का आक्रमण होता है, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। गुप्तों के समय में अगर बात किया जाए तो गुप्तों के समय में किसका अटैक होता है, हुणों का आक्रमण होता है और हुणों के आक्रमण के साथ क्या होगा, गुप्त वंश का पतन। जो मिहिर कुल और तोरमार रहते हैं वो गुप्तों की ईंट से ईंट बजा देते हैं। और मुगल काल की अगर बात किया जाए तो मुगलों के समय में जो मैंने कमजोर उत्तराधिकारी बताया, उसी कमजोर उत्तराधिकारियों के समय में किसका अटैक होता है, अहमद शाह अब्दाली का। पानीपत का जो थर्ड बैटल हुआ रहता है और इनके पहले अगर देखा जाए तो उनका वो क्या, नादिर शाह नाम था, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। तो ये तो मैं बस एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि कैसे हिस्ट्री ऑप्शनल जो है सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस के रूप में है। ठीक है, जब पहली बार किया जाता है तो उसमें अल्फाबेट में, जैसे आपको शुरू में ABCD सिखाया गया था और उसको भी सीखने में आपको बचपन में समय लगा होगा, तो वही चीज़ है कि जब पहली बार ऑप्शनल किया जा रहा है तो उसे थॉरो वे में किया जाएगा, फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल पे उस पे लाने का प्रयास किया जाएगा, तो समय लगता है। लेकिन जब एक बार आप इस तरीके से, मैटर ये भी करता है ना कि आपको जो ट्रेंड कर रहा है वो कैसा है, जो आपके ट्रेनर हैं वो कैसे हैं। तो जब आपको एक वेल ट्रेंड वे में इस तरीके से आपको इन सांचे में ढाला जाएगा, चूंकि मैं इंडिया के सबसे बड़े जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसमें 2 साल एज एन एक्सपर्ट के रूप में रहा हूं, तो एज एन एक्सपर्ट में ये मेरा वही है कि यहाँ पर चूंकि ये यूट्यूब के लिए वीडियो है, नाम नहीं शेयर करना चाहूँगा। आज भी 50% अराउंड IAS के सिलेक्शन उसी उनके ही अपने टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम से होते हैं, आप लोग अवेयर भी होंगे। तो 2 साल एज एन एक्सपर्ट रहने के कारण जो है ये मुझे पता है कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो कैसे 60% प्लस मार्क्स नॉलेज पे गेन नहीं करते हैं, वो अपने वे ऑफ अप्रोच से, जो वे ऑफ उनका प्रेजेंटेशन स्किल है उससे वो गेन करते हैं।
तो इस तरीके से अगर आपका नोट्स रहेगा तो वो हमेशा मार्क फेचिंग रहेगा, सबसे ज़्यादा अंकदायी रहेगा। तो आज के वीडियो का जो बच्चों दृष्टिकोण था कि हिस्ट्री ऑप्शनल सबसे बड़ा नहीं सबसे छोटा, वो भी मैंने आपको करके दिखाया कि कैसे जो है पूरा एक एक पेपर जो है वो एक एक पेज में आकर के सिमट करके वो हो जाता है। दूसरा, कैसे सबसे अंकदायी विषय है, तो अंकदायी विषय में मैंने कहा कि ये मार्क्स फेचिंग जो है केवल अपने ऑप्शनल में ही नहीं है, वो हमेशा आपको प्री में भी सपोर्ट करेगा और मेंस के जीएस के प्री और मेंस में भी वो सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो ये ऑप्शनल में भी आप कैसे 60% प्लस मार्क्स पे जाएंगे, यही हम लोगों के पूरे क्लासरूम प्रोग्राम का स्पेशल थ्रस्ट रहता है। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचा जाएगा, फिर आप लोगों से आते हैं और अगले वीडियो में फिर इसी तरीके से क्रिएटिव मुद्दे पर बातचीत किया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।